नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। भारत और पाकिस्तान एक ही वक़्त में अलग हुए। इन्हें आप पाकिस्तान की आज़ादी कह लीजिए या उसकी पैदाइश कह लीजिए। लेकिन भारत को देखिए विश्व में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर चुका है। सैन्य शक्ति हो, जीडीपी हो या फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता हो। हर जगह पे झंडे गाड़े हुए हैं भारत ने। और एक और बड़ी खबर है, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ के बीच भारतीय नौसेना अपनी समुद्री क्षमता को बढ़ावा देने के लिए आईएनएस इम्फाल को 26 दिसंबर को कमीशन करने जा रही है और ये मुंबई डॉकयार्ड में कमीशन किया जाएगा। और इधर पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान जिन फाके हाल से गुजर रहा है, किसी से भी छिपा नहीं है। एक कप चाय के लिए भी वहाँ लाले पड़े हुए हैं। एक और बात, जब से कश्मीर घाटी में विकास की गति बढ़ी है, अब पीओके के जो लोग हैं वो भी भारत की तरफ देख रहे हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान को ये पसंद नहीं आ रहा होगा, उसे भा नहीं रहा होगा और उसके साथ ही चीन भी फड़फड़ा रहा है ऐसी तस्वीर बनती देख कर के। यही वजह है कि जब भी मौका मिलता है आतंकवादी भारतीय सेना के वाहनों पर घात लगा कर के हमला करते हैं। इसका एक कारण भी है, डेरा गली से राजौरी, पुंछ और चमरेर तक के जो जंगल हैं, आतंकवादियों के लिए सेफ हेवन बने हुए हैं। इसका फ़ायदा उन्हें मिलता है। इन घटनाओं में चीन का भी हाथ हो सकता है। 21 दिसंबर को ऐसी एक घटना हुई जिसमें 4 जवान जो हैं वीरगति को प्राप्त होते हैं। लेकिन अज्ञात वीर जो हैं वो लगातार आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं। इससे इतर कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, उनकी भी हैकड़ी अब खत्म होती जा रही है। निज्जर को भूल के अब वो पैसिफिक बिज़नेस की ओर तवज्जो दे रहे हैं, यानी कि तस्वीर पूरी बदल रही है। इन्हीं विषयों पे बात करेंगे। मेरे आज के बहुत ही खास मेहमान हैं, रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ, वार सिचुएशन में बहुत ही अहम भूमिका निभा चुके, युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत और टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ मेजर जनरल ए.के. श्रीवास्तव। मैं उनको जोड़ लेती हूँ और फिर उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से आए दिन पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, वहाँ पर आतंकवादियों को ठोका जा रहा है। श्रीवास्तव सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। नमस्कार। नमस्कार मनविंदर। सर, ये सब क्या चल रहा है? आए दिन पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, सब जगह पे अज्ञात वीर जो हैं आतंकवादियों को ठोक रहे हैं। और मज़ेदार बात ये है कि कहीं से उफ़ की आवाज़ नहीं आ रही, कम से कम पाकिस्तान में तो कोई बोल ही नहीं रहा है। अब कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो हैं, वो भी निज्जर को भूलने को तैयार हैं। तो इनफैक्ट मैं जानना चाहूँगी, दर्शक ये समझना चाहेंगे कि ये सब क्या हो रहा है? हाँ, देखो सच्चाई ये है मनविंदर, हर जी, देश की अलग-अलग पॉइंट है। अगर हम जी, पाकिस्तान को देखें, तो पाकिस्तान को जो ये आतंकवादी उन्होंने पाले हुए थे, आज उनके लिए लायबिलिटी बन गए। आज उनको ये नहीं समझ आ रहा उनका किया जाए। तो और अभी उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, इनको ग्रे लिस्ट में दोबारा डाल सकती है। तो ये अब इनको एक प्रकार इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो जी, अब जी, ये जो 20 से 22 के करीब टेररिस्ट इन्होंने जो मारे हैं एक साल के अंदर, वो लगता है कि वो आईएसआई का काम है। चाहे वो ख्वाजा शाहिद हो जो कि इन्वॉल्व था एक प्रकार से जम्मू के अटैक में, और फिर है शाहिद लतीफ जो पठानकोट के अटैक में। इसके बाद लिस्ट भी बहुत लंबी है। रियाज जी, अहमद है, उसके बाद जी, बशीर अहमद पीर है, शहीद खलीद है, मिस्त्री जी, जरूर है, और फिर ये खालिस्तानी टेररिस्ट भी हैं, परमजीत सिंह परमार। तो जी, ये सच्चाई है कि ये जो पाकिस्तान की आईएसआई है, ये इसी का हैंडीवर्क है, और वो जी, चाहती है कि किसी तरीके से ये इनको एलिमिनेट करें, क्योंकि अब इनको जरूरत नहीं है। अब ये एक प्रकार से लायबिलिटी है। और यही नहीं, दाऊद इब्राहिम को जो पॉइजन की बात चली है, और वो जी, अभी कराची के हॉस्पिटल में है, वो हुँ, भी पाकिस्तान की आईएसआई की ही एक कारतूत है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम का तो वो मानते नहीं कि वो वहां पर है। भारत ने कम से कम 10 बार डोजियर दिए हैं, उसकी लोकेशन दी है क्लिफिड टाउन, जो कराची में कंटोनमेंट एरिया में रह रहे हैं, मगर वो जो है कभी माना नहीं। और आज उसको पॉइजन दिया, आईएसआई ने मारने का पूरी कोशिश की है। अब वो हॉस्पिटल में
एडमिट है कराची में, मगर उसको सिक्रेटिव ढंग से रखा है। तो ओवरऑल पाकिस्तान जो है कि बहुत ज्यादा हालत खराब है। इकोनॉमिकली वो $86 बिलियन के कर्जे पे है। $4 बिलियन उसको हर साल चाहिए लोन जो लिया उसका इंटरेस्ट देने को, उसके पास पैसे है नहीं। उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल जीरो हो गई है। उसके जो एक्सपोर्ट स्पेशली टेक्सटाइल के वो बिल्कुल बंद है। इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले 77% गिरा है लास्ट एक साल में। आज जी 300 रुपए जो पाकिस्तान के $1 के बराबर है। इन्फ्लेशन रेट सबसे हाईएस्ट है एशिया में, वन ऑफ द हाईएस्ट वर्ल्ड में है 38%। तो खाने के दाने दाने के लोगों को मुताबिक हो रखे हैं। जी खैबर पख्तूनख्वा और स्पेशली पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में एक आटे की के जो गेहूं है वो 300 से 400 रुपए केजी हैं। और जी स्पेशली पीओजे में बिजली पानी की बहुत प्रॉब्लम है। लोगों को पेंशन पे नहीं मिल रही। तो ऐसे में पाकिस्तान टूटने के कगार पे है। ऊपर से इसकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बहुत जी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इमरान खान अब दोबारा जेल से छूट गए हैं। इसके जी बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये हो रही है कि जो पाकिस्तान की अफगानिस्तान की जो रिलेशन है वो बड़े खराब होते जा रहे हैं। और वो पाकिस्तान का और अफगानिस्तान के बाद में जो डूरन लाइन है उसको अफगानिस्तान मानता नहीं। स्पेशली पश्तून वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान का हिस्सा बने। तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोल्ड हो रहा है बहुत ज्यादा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है। बलूचिस्तान की औरतें जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच गई हैं। तो जी ये हालात देख के पाकिस्तान का लगता है कि पाकिस्तान अगले 1-2 साल में टूटेगा। और इसी प्रकार से आपने बहुत इशारा किया था, जो पीओजे के में लोग हैं और गिलगित बाल्टिस्तान में वो ये देख रहे हैं कि भारत का जम्मू और कश्मीर तो बहुत आगे निकल गया। वहां पर अमन शांति है, यहाँ पर तरक्की हो रही है। स्पेशली कश्मीर घाटी के अंदर ये जब से आर्टिकल 370 और 35 से को ब्रोगेट किया है, यहाँ पर टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम है, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी है, पंचायत इलेक्शन है। उसके बाद आपके दूसरे जो सरपंच के इलेक्शन है वो हुए हैं। उसके बाद आपका आईएम मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके बाद आपका पत्थरबाजी घटनाएं जीरो है। जी रेडिकलाइजेशन तो साउथ कश्मीर में होता है उसमें बहुत कमी आई है। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की लीडरशिप खत्म है। 40 से 50 अभी आतंकवादी रह गए जो 1-2 साल में खत्म हो जाए। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। और ऊपर से भारत में जो इलेक्शन होंगे जो कि 30 सितंबर से पहले कराने जम्मू कश्मीर में, वहां पर जी जो 26 सीटें हैं वो छोड़ी जाएंगी, 24 सीटें जी जो पीओजे की। जी तो मुझे लगता है जी पाकिस्तान तो बुखला गया है, उसको लगता है। और इसीलिए ये अब कोशिश कर रहा है कि कश्मीर घाटी में तो कुछ कर नहीं सकता, अब वो जो पुंछ और रजौरी का इलाका है उसको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए ये जो आतंकवादी उसने 20-25 भेजे हैं, वो आतंकवादी जो बैटल हार्डेंड है, जो अमेरिकन हथियारों के साथ लैस हैं, जो अमेरिकन छोड़ गए थे अफगानिस्तान में M4। और ये जो कर रहे हैं कार्रवाई, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऑल इज नॉट वेल इन जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया। इसके साथ साथ ये चीन की भी देन है, क्योंकि चीन को लग रहा है कि यहाँ पर अमन शांति आ गई थी रजौरी पुंछ में, तो यहाँ से कुछ ट्रुप्स ईस्टर्न लद्दाख में भेजे गए थे जब गलवान हुआ था। अब चीन प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान पे, इनको प्रेशर डाला जाए कि वहां से जो है सैनिक निकाल के भारत दोबारा भेजे, क्योंकि चीन को इनका बड़ा प्रेशर हो रहा है। क्योंकि चीनी तो लड़ नहीं सकते, भारत के जो जवान है मोटिवेटेड है, ट्रेन है। अब उनको बहुत ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ भारत की फौज कर देगी वहां पर, इसलिए ये है। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान के हालात खराब हैं और वो चीन का एक पिट्ठू बन गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आज वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था $62 बिलियन का, वो तो 27% ही बना है। बाकी सारे प्रोजेक्ट या तो स्टार्ट नहीं हुए या ठप। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अंदर झांकना चाहिए। जो बाकी जगह आप कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हरदीप सिंह निज्जर के बारे में बातचीत हुई कनाडा के अंदर, जो उंगली उठाई थी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने, जी उसको भी अभी हमने ये प्रूव कर दिया है कि अगर आपके पास क्रेडिबल एविडेंस है तो आप दे, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब ऐसा लगता है कि उसको भी ये समझ आ गया है कि भारत के साथ अच्छे रिलेशन ना होने से जो कनाडा को बहुत नुकसान होगा, इसलिए उसकी भी ट्यून बदल गई है।
अब जस्टिन जी, ट्रूडो कुछ और बात करते हैं कि भाई भारत के साथ रिलेशन, क्योंकि भारत की उनको जरूरत है, बृहस्पति भारत को इतनी जरूरत नहीं। फ्री ट्रेड जी, एग्रीमेंट चाहिए उनको, उनके साथ हमारे जो है डिफेंस के भी पैकेजेस हैं। तो ऐसे में आज जो है जस्टिन ट्रूडो वो भी पैच करने की बात कर रहा है, कुछ और बातचीत करने स्टार्ट किए। भारत ने उंगली उठाई। अगर आप सकदूल सिंह को मारा गया वहां, वो तो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने मारा। इसी प्रकार हरदीप सिंह निज्जर को हो सकता है कि दूसरे ग्रुप ने मारा, आपने उसके बारे में कुछ नहीं बोला। और इसी में करीमा बलूच है, उसका कुछ नहीं बोला, उसको आईएसआई ने मारा, ये सबको पता है, पाकिस्तान की ह्यूमन एक्टिविस्ट थी। तो ऐसे में मुझे लगता है वो अभी बैकफुट पे है और वो अपनी लैंग्वेज चेंज कर रहा है। अभी जो अमेरिका की बात है, अमेरिका के साथ भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और भारत ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में बताया है कि आप जो एक्टिविटीज हैं खालिस्तानी की उनको रोके। हमारा पॉइंट यही है कि अगर भारत और अमेरिका एक अच्छे मित्र देश हैं, मगर ये जो कैलिफोर्निया में हो रहा है या सैन फ्रांसिस्को में हो रहा है, जहां आप एक एक्टिविस्ट और टेररिस्ट को एक इतनी स्पेस दे रहे हैं कि वो भारत के पार्लियामेंट की अटैक के बारे में बात करता है, तो जो ये कार्रवाई है जीएस पन्नून की, ये बिल्कुल हम नहीं मानेंगे। और मुझे लगता है अमेरिका को भी समझ आया है। भारत इन्वेस्टिगेशन करेगा, अगर वो एविडेंस दिया है, भारत कहता है कि हम बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मगर आप ये कतई नहीं मानेंगे कि एक आतंकवादी को आप प्लेटफॉर्म दे रहे हो जो कि आपका सिटीजन है, वो भारत के पार्लियामेंट को उड़ाने की बात करता है। तो ये जी। बात नहीं चलेगी। तो मुझे लगता है कि भारत ने साफ सुथरे शब्दों में इन तीनों देशों को अलग अलग एक प्रकार बता दिया है। रविंदर। अ, सर एक चीज़ और जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से पीओके के लोग अब भारत की तरफ देख रहे हैं, बहुत। तो मतलब आप समझ रहे हैं ना कि इसका मतलब क्या हुआ? हाँ उसके बिल्कुल। बाद उसके बाद क्या तस्वीर देखते हैं आप? किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं? देखो सच्चाई यह है कि 1947 में हुँ, जो हुँ। 22 अक्टूबर को ये कबीले जम्मू एंड कश्मीर में बड़े थे, जी। 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था भारत के साथ, और जी, जी। 27 अक्टूबर को भारत की फौज जो है श्रीनगर के एयरपोर्ट पे पहुंच गई थी। उसके बाद इसमें कोई डाउट नहीं कि 26 अक्टूबर 1947 के बाद पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारत का अटूट अंग है। और ये अलग बात है कि भारत ने जब वापस सारा इलाका ले लिया था, तो ये जो मुजफ्फराबाद, मीरपुर और कोटली और झांगर का इलाका था, ये भी लेना चाहिए था। चलो वो हिस्ट्री है। वो उस समय अगर प्राइम मिनिस्टर नेहरू ये गलती नहीं करते तो भारत की जी, फौज जी। वो पूरा इलाका ले लेती और ना जी। भारत को कोई जाने की जरूरत थी यूएन में। जब लड़ाई लड़ रहे हैं, वही जो ब्रिटिशर है वही पाकिस्तान में, वही भारत में जो चीफ हैं, तो वहां जाने की क्या जरूरत थी। बट इन एनी वे जो पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान जो पाकिस्तान के पास है, वहां पर लोग भूखे मर रहे हैं, वहां पर लोगों के पास खाने पीने को नहीं है। और वो जब देखते हैं कि उनके काउंटर पार्ट भारत में जम्मू एंड कश्मीर है, वो 70 साल आगे निकल गए। अब वहां से आवाज आ रही है। देखो मिसाल के तौर पे मैं दो चीजें बताऊंगा कि जी। वहां की जो मेन रिवर है नीलम नदी है, हुँ, उसका हुँ। मुंह मोड़ के पाकिस्तान ने पंजाब की तरफ कर दिया कि जी। पानी पंजाब में जा रहा है। मंगला डैम जो कि पीओजे के में वहां बिजली पैदा होती है, वो बिजली 1 या 2 रुपए पर यूनिट उसकी लागत है, मगर वो पहले पंजाब में जाती है, फिर वापस आती है आपका पीओजे के में 77 रुपए पर यूनिट। तो ये है एक्सप्लॉइटेशन। उधर आप गिलगित बाल्टिस्तान जो शिया पॉपुलेशन है, जो हमारी बटालिक और कारगिल जैसी है, यहाँ पर कारगिल बटालिक में कितनी अमन शांति और कितनी तरक्की हो रही है। वहां पर लोग जो हैं भूखे मर रहे हैं, वो कहते हैं हमें स्कार्दू से कारगिल का रास्ता खोलो, हमें ट्रेड करना भारत के साथ। तो ये सच्चाई जी। है कि वो समय दूर नहीं, ये पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है और ये भारत में वापस आएगा। और इसकी वजह यही है, लोग चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं जो जानते हैं कि वो भारत का हिस्सा थे, पाकिस्तान ने इलीगली हुआ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और ये जी। होना एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जो भारत के होम मिनिस्टर हैं उसने ये डिक्लेयर किया, हाँ इलेक्शन होंगे 30 सितंबर से पहले, और जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और ये 24 सीटें जो हैं पीओजे की हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो ये मुझे लगता है
अब साफ सुथरे शब्दों में ये बात होगी कि पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा और भारत में मिलना चाहिए। एक और बात आपसे जानना चाहती हूँ, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, काफ़ी उठा-पटक चल रही है उसमें, और वहाँ की जो राजनीति है, वहाँ की राजनीति सेना के हाथ में होती है। तो उस लिहाज से आप क्या देख पा रहे हैं? हाँ, देखो ये तो सच्चाई है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी विडंबना ये रही है कि जो भारत और पाकिस्तान दोनों इकट्ठे देश बने थे, और हुँ, यही नहीं आज भारत कहाँ निकल गया और पाकिस्तान कहाँ है। भारत की आज जो फाइनेंशियल सिचुएशन ये है कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4th जी, लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है। हमारा फॉरेन रिजर्व $600 बिलियन से ज़्यादा है। आज पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व $4 बिलियन है, 15 दिन का इम्पोर्ट नहीं दे सकता। और उसकी एक जी, सबसे बड़ी वजह ये रही, यही नहीं, 1971 के अंदर आप देखें जो ईस्ट पाकिस्तान इनसे अलग हुआ, बांग्लादेश बना, आज उसका फॉरेन रिजर्व डबल है इनसे। आज उनकी इकोनॉमी कितनी अच्छी है। वजह एक ही रहा है, पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जो 75 साल में से ज्यादातर 45 साल के करीब, 40 से 45 साल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान की आर्मी ने रूल किया, और उसने ये कोशिश की है कि भारत के साथ एक रिलेशन खराब रखे जाए, जिससे उसका अपना वजूद बना रहे। सभी कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर हुँ, हुँ, मगर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। और जी, ये भी सच्चाई है, हर पाकिस्तान में असली पावर इस्लामाबाद से नहीं फ्लो करती, जी, वो जी, रावलपिंडी से करती है, जनरल हेडक्वार्टर। तो ये जी, जी, सच्चाई है, जो पाकिस्तान की आर्मी चाहेगी वही होगा पाकिस्तान। अब क्या नवाज शरीफ आएंगे, ऐसा लगता है उनके ऊपर अभी जोर दिया जा रहा है पाकिस्तान की आर्मी में। तो पाकिस्तान की आर्मी जो है वो एक प्रकार से दीमक का काम कर रही है पाकिस्तान के अंदर, की बढ़ोतरी नहीं होने पा रही। देखो सच्चाई है, पाकिस्तान की आर्मी एक आज की तारीख के अंदर बिजनेस हाउस चलाती है, जिसको फौजी फाउंडेशन कहते हैं, जो कि $56 बिलियन का उसका टर्नओवर है। आज सीमेंट से लेके कोलगेट, रियल स्टेट से लेके बैंक, सब पाकिस्तान की आर्मी करती है। पैरेलल गवर्नमेंट चलाती है, पैरेलल इकोनॉमी चलाती है, और टैक्स देती है। और यही जी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कहा था ये फौजी फाउंडेशन, इस पे टैक्स लगाया जाए, मगर पाकिस्तान ने तो नहीं लगाया। तो सच्चाई है, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो कभी नहीं करने देगी कि सिविल गवर्नमेंट को काम करने दे। जब चाहती है सिविल गवर्नमेंट को गिरा देती है, और वो प्रेशराइज करती है कि सिविल गवर्नमेंट के भारत के साथ उसके रिलेशन अच्छे ना हो। उसकी वजह यही है कि अगर भारत के साथ रिलेशन अच्छे हो गए तो फिर उनका वजूद नहीं रहता। देखो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान हमारे से 1/7 हिस्सा है, उसकी जी, पॉपुलेशन 1/8 है, उसका जो इकोनॉमी हमारे से 189th है, मगर पाकिस्तान की आर्मी जो है वो 80% है भारत से। एक छोटा देश के पास इतनी बड़ी आर्मी क्या कर रही है। ओवर मिलिटराइज है पाकिस्तान, और यही आज बदकिस्मती पाकिस्तान की, कि जो भी पैसा पाकिस्तान की इकोनॉमी में है वो ज्यादातर पाकिस्तान की आर्मी पे लग जाता है, और जी, वो डेवलपमेंट के लिए इनके पास कोई पैसा नहीं। आज इस हालात में है पाकिस्तान आर्मी, वहां पर भूखमरी है, टूटने के कगार पे है, 4 टुकड़े हो सकते हैं, सिविल वार हो सकता है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और गिलगित बाल्टिस्तान और जो पीओजे है वो भारत में मिल सकता है। तो ये होने वाला है पाकिस्तान। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है, मनविंदर। अ, गाहे-बगाहे ये देखने में आता है कि ये लोग घात लगा के भारतीय सैन्य वाहनों पे हमला करते हैं। अभी 21 दिसंबर को भी ऐसा ही हुआ। अगर मैं देखूँ तो इस साल में करीब-करीब 19 वीर खोए हैं भारत ने। ऐसी साजिशों में डू यू थिंक कि मतलब चीन भी शामिल है क्या? बिल्कुल, देखो ये हुआ क्या है जो आप बताया पुंछ रजौरी में। पुंछ जी, रजौरी का जो इलाका है वो बिल्कुल पीसफुल हो गया था। अभी जी, लास्ट 4-5 साल पहले उसको डिक्लेयर कर दिया था टेररिस्ट फ्री। मगर जी, जब गलवान हुआ, भारत और चीन के रिलेशन खराब हुए, उसके बाद यहाँ से कुछ ट्रुप्स को वहाँ भेजा गया, और उसके कारण यहाँ पर थोड़ा-सा ट्रुप्स के खत्म हो जाने से यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा, और इसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया है। और पाकिस्तान जो है वो सब के सब ये कर रहा है चीन के कहने पे, कि अब वो इस एरिया को एक्टिवेट कर रहा है।
वो चाहता है कि रजौरी पुंछ का इलाका, क्योंकि ये पहाड़ी है, जंगली है, ये एलओसी के साथ मिला हुआ है, इसके अंदर गुफाएं हैं जो कि नेचुरल केव्स का काम करती हैं, और यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन करके ये कश्मीर घाटी में भेजने की कोशिश करेगा। उसकी वजह यही है कि क्योंकि वहां तो कश्मीर घाटी में तो इन्फिल्ट्रेशन हो नहीं रही, तो इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि जो भी कार्रवाई पाकिस्तान कर रहा है वो चीन के कहने पे कर, ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। चीन जो है वो एक प्रकार से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत के लिए, और भारत उसके लिए तैयार है। अभी भारत लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश जिस प्रकार से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, अपनी तैयारी कर रहा है, और भारत के अंदर इतनी काबिलियत क्षमता है कि खुदा ना खास्ता कि ऐसा होता है कि भारत को 2 फ्रंट पे लड़ने की नौबत पड़े, नॉर्दर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर में, भारत उसके लिए भी तैयार है। बहुत सही बात कही आपने कि भारत अपनी शक्ति लगातार बढ़ा रहा है। इसी क्रम में जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया कि हिंद महासागर में चीन की जो घुसपैठ बढ़ रही है, उसके लिए भी भारत अपनी नौसेना को तैयार कर रहा है, और आईएनएस इम्फाल को 26 दिसंबर को कमीशन करने जा रही है। थोड़ा-सा मैं इसको समझना चाहूँगी कि इससे हमें कैसे फ़ायदा मिलेगा? देखो मनविंदर, एक चीज देखनी पड़ेगी कि सबसे बड़ी भारत को जो थ्रेट है चीन से, वो हुँ, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं है, ये हुँ, हुँ। इंडियन ओशन में भी है, और इससे हमें एग्ज़ैक्टली। बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी एनी पॉइंट ऑफ टाइम कम से कम 15 से 20 सबमरीन चीन की इंडो पैसिफिक के इलाके में, तो जी, इसलिए हमें अपनी जो नेवल पावर है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और अभी चीन को भी मालूम है कि जो इंडियन ओशन से उसका 60 से 70% ऑयल जाता है, और ये मलक्का स्टेट से होता हुआ जाता है, और क्योंकि भारत का दबदबा है यहाँ कि भारत इस मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकता है, और चीन के पास 40 से 45 दिन से ज्यादा का ऑयल नहीं है, और इसलिए चीन को भी अपना अब बहुत ज्यादा नेवल पावर इंक्रीज कर रहा है। उसको काउंटर करने के लिए, इसमें कोई शक नहीं, भारत को अपनी नेवी की जो शक्ति है उसको बढ़ाते रहना है, और उसको बढ़ाने का यही है कि आज की तारीख में भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो आईएनएस अभी विक्रांत थी, वो भारत ने खुद बनाया इंडिजेंस, और इसी जी, प्रकार जी। आईएनएस विक्रमादित्य है। अब हम सबमरीन भी कम से कम आने वाले टाइम में 50 से 60 सबमरीन, और हमारे पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन की तरफ जा रहे हैं। अब हमने आईएनएस इम्फाल है जो फ्रिगेट है, उसको भी कमीशन, तो भारत अपनी नेवल शक्ति को बढ़ाता जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है मनविंदर, इसमें जी, इंडिजिनस का 68% कंपोनेंट, इसका मतलब नेवी जिसको हम ज्यादातर सामान बाहर से खरीदते थे, अब चाहे वो सबमरीन है, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर है, या बाकी जो साधन है नेवी के, चाहे फ्रिगेट्स हैं, चाहे वारशिप हैं, वो भारत अब खुद भारत के अंदर बना रहा है। तो ये एक काबिल तारीफ है, और जो चीज भारत नहीं बना सकता वो जॉइंट प्रोटेक्शन से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ बना रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत की जो नेवी की शक्ति है उसमें बहुत ताकत और बदलाव आया। अभी देखो अगले महीने अरेबियन सी के अंदर 50 देश जो हैं वो भारत की नेवी के साथ युद्ध अभ्यास करेंगे, जिसमें से जी। 20 से 25 शिप भी होंगे। तो भारत क्वाड का भी हिस्सा है, क्योंकि भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड का हिस्सा है। उसको सबको पता है कि सबसे बड़ी थ्रेट जो इंडो पैसिफिक में है वो चीन है, वो भारत के लिए भी है और वो अमेरिका के लिए। और इसीलिए भारत और क्वाड का यही प्रिंसिपल है, फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। उसके 3 गाइडिंग प्रिंसिपल है, फ्रीडम ऑफ एक्शन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर आइलैंड नेशन। क्योंकि चीन उनको दबा रहा है, डरा रहा है, चाहे फिलीपींस है, चाहे वियतनाम है, चाहे इंडोनेशिया है, लॉस है। तो ये अब भारत की जो नेवी है ये बहुत आगे जब बढ़नी चाहिए, और इसी को मद्देनजर रखते जो आप बार बार आईएनएस इम्फाल की बात करें, भारत अपनी नेवी शक्ति को आने वाले 10-15 साल में आप देखेंगे भारत की जो नेवी है वो मुझे लगता है सेकंड या थर्ड बन जाएगी वर्ल्ड में। सर, आपने बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छी जानकारी दी मेरे दर्शकों को, और मेरे शो के लिए आपने समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। थैंक थैंक यू जय हिंद। मनविंदर, जय हिंद। जय जय हिंद, जय भारत।